हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का यह 16वां अध्याय है, जल एक बहुमूल्य संसाधन। यहाँ पर आप जल के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही आप जानते हैं, जल है तो जीवन है। यहाँ पर लिखा भी गया है, जल है तो कल है। जल है तो कल है। जल क्या है? एक बहुमूल्य संसाधन है। ये अगर नहीं रहेगा तो आपके जो भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इनके जो हैं जीवन क्या होंगे? समाप्त हो जाएँगे। यहाँ पर यही अध्याय जो है, ये अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है पहला, आपको लिखा गया है कि यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। जल उपलब्ध अगर है तो आपका भविष्य क्या है? सुरक्षित है। आप ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाएँगे। अगर जल नहीं है तो कल भी नहीं है। ठीक? यहाँ पर आप शायद जानते होंगे कि प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, जो विश्व जल दिवस है कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। ये यहाँ पर लिखा गया है, याद रखना है आपको, 22 मार्च विश्व जल दिवस। एक विद्यालय में जल दिवस मनाया गया और आपके आयु वर्ग के बच्चे से पोस्टर आमंत्रित किए गए। उस दिए गए प्रस्तुत किए गए कुछ पोस्टरों में जो है उस दिन प्रस्तुत किए गए कुछ पोस्टरों में ये चित्र जो है दिखाया गया है। देख सकते हैं क्या लिखा गया है? जल की हर बूंद बचाएं, जल की बचत करें, प्रत्येक बूंद बहुमूल्य है। मेरा जल क्या है? मेरा जल परम मित्र है। परम मित्र। ठीक? जो है, यह जो है पोस्टर बच्चों के द्वारा बनाए गए और यहाँ पर जो है संकेत जो दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये संकेत है। जीवन के लिए जो जल कितनी महत्वपूर्ण है, ये आप सब जानते हैं। अगर पानी के जो उपयोग हैं और जो आप दुरुपयोग करते हैं, उस चीज़ को समझ जाएँगे तो आप जल की जो परिभाषाएँ हैं, जो जल अगर हमारे जीवन में है, तो हमारा कल है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको जल की जो गुणवत्ता है, जो जल की काम है, जल के लिए हम कैसे उसका बचाव कर सकते हैं, जल कितना हम उपयोग करेंगे ताकि आगे की पीढ़ी को जो सुविधा हो सके, उसमें कोई दिक्कत ना आए। ये समझने वाली बात है और इसी लिए ये अध्याय आपको ये बेसिक चीज़ जो बताती है, जल की महत्व, जल की जो विशेषताएँ हैं, जल हमारे लिए क्या है? हम जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या है? जल है। तो जल की हम किससे बने हैं? मेरा शरीर पंच तत्व से बना है, उसमें एक जल भी है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे और यहाँ से आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि ये चैप्टर आपकी जो जीवन की एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर ये दिखाया गया है और दर्शाया गया है। ये चीज़ जो जल के बारे में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे लिखा गया है इसमें संदेश के बारे में, यहाँ पर नोटबुक के बारे में लिखा गया है। क्या आपने कभी घर अथवा विद्यालय में जल की कमी महसूस की है? आपके माता-पिता और शिक्षक प्रायः आपको जल बर्बाद न करने की सलाह देते होंगे। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व को ध्यान आकर्षित आकर्षित करने के लिए हम क्या बनाते हैं? जल प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं। इसीलिए जो है जल के प्रति क्या हम ध्यान रखेंगे, उसके लिए हर साल आपको आकर्षित करने के लिए जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए प्रत्येक वर्ष के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति। कितना? एक व्यक्ति जो है 50 लीटर प्रतिदिन खत्म करता है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर है। क्या आपके परिवार को कम से कम इतना जल मिल रहा है? यदि हाँ, तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को पर्याप्त जल नहीं मिलता है। आपके मित्रों और उनके परिवारों की जल की उपलब्धता की स्थिति कैसी है? अपने अनुभवों की जो है उनके साथ साझा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आप पहले जो ईवीएस में पढ़े थे, उसमें आप देखे थे कि जो राजस्थान के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जल की बहुत ही कमी है। वहाँ बारिश नहीं होती है, तो वहाँ पर जल नहीं है और जल की विशेषता इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जहाँ जल नहीं है, वहाँ पर आपको जल की क्या कमी महसूस होती है, इस चीज़ को समझा जा सकता है। ठीक? आगे है,
कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी का ना आना, जल भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई-झगड़े, जल की माँग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य जो हैं विशेषकर ग्रीष्म जब धूप होता है उस समय आपको दिखाई देता है, सामान्य काल में दिखाई देते हैं। दिखाई गई कुछ समाचार पत्रों में जो है यहाँ पर दिखाया गया स्पष्ट रूप से इंगित करती है, क्या यह सच नहीं है कि हम जल को अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं? हम जानते हैं कि जल की अत्यधिक सामना जो है हम कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है व्हाट इफ 2006 में है गेट्स लेट्स रेन। यहाँ पर कितना पानी की ज़रूरत है, कितना पानी आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में आरईओ वाटर कंक्लूजन यहाँ पर दिया गया है। तो ये सब जो है सेव वाटर करने सिंपल वेज टू सेव वाटर बचाव के लिए, पानी को बचाव के लिए आपको कहा जा रहा है, आप बचाइए पानी को। इस चीज़ को आप इस माध्यम से समझने की कोशिश करें कि आप अत्यधिक जो है पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि समुद्र में जो है सबसे ज़्यादा पानी है, लेकिन उपयोग के लिए क्या? नहीं है। तो आप जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं उस चीज़ को बचाव भी कर सकते हैं। तो वही आप समझने की जो यहाँ पर बात है, समझने वाली बात यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पानी का बचाव क्या है? अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा गया है कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जल की कमी से संबंधित समाचार, लेख और चित्र की कतरनें पर एकत्रित करने के लिए कहता है। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए और उनके बारे में अपने मित्रों से चर्चा करिए। जनता द्वारा झेली जाने वाली कुछ समस्याओं की जो है सूचीबद्ध कीजिए और कक्षा में उन पर चर्चा करिए। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। जल की कमी के विषय में चर्चा करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग में कितना जो है जल उपलब्ध है। आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में, इसमें भी आपको यहाँ पर बताया गया है, कितना जल उपलब्ध है। अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी के चित्र को देखिए, यहाँ पर जो है यह नीला क्यों दिखाई देता है? निश्चय ही आप अनुमान लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जल है, इसलिए ये नीला दिखाई देता है। पृथ्वी से ये चित्र लिया गया है, जो कि नीली आभा दिखाई देती है पृथ्वी की। अंतरिक्ष से ये आप देख सकते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना प्रतिशत 71% जो है जल से भरा ढका हुआ है। कौन? पृथ्वी का सतह। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौमजल और वायुमंडल में पाया जाता है। पृथ्वी पर जो ये सब पाए जाते हैं, इस प्रकार से जल पाया जाता है, परंतु इसमें से अधिकांश जल जो है जल इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है, जो उपयोग आप लाते हैं वो क्या है? अलवण जल है। जिसमें लवण है वो उसमें आप उसका जो है आप उपयोग नहीं करते हैं। जिसे बोलचाल की भाषा में आप क्या बोलते हैं? ताज़ा जल कहते हैं। जो अलवण जल होता है उसको ताज़ा जल भी आप कहते हैं। उपयोग में जो लाए गए हैं यहाँ पर जो बताए गए हैं उसमें दिखाया गया है कि ऊपर बताए गए स्रोतों से उपलब्ध अलवण मतलब ताज़ा जल की सापेक्ष मात्रा आकलन करने के लिए क्रियाकलाप में यहाँ पर आपको दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर सारणी में दिया गया है, चरण ये एक है, चित्र है और टिप्पणी है। तो माध्यम में है, मध्यम माप मतलब साइज़ की एक बाल्टी में उसे जल से भर लीजिए और इसमें 20 लीटर जल लीजिए। ये क्या है? 20 लीटर जल है। और टिप्पणी में मान लीजिए कि बाल्टी का जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल के प्रतिशत जो है प्रदर्शित करता है। ये पृथ्वी पर इतना ही जल है मान लीजिए, ठीक? आप आगे क्या करिएगा? तो एक 5 एमएल क्षमता का चम्मच लीजिए और बाल्टी में से 100 चम्मच जल मग जैसी किसी छोटे पात्र में डालिए। जो देख रहे हैं 100 चम्मच डाला गया है। यह पृथ्वी पर उपलब्ध अलवण जल की प्रदर्शित करता है। ये जो है इतना ही, एक ही मग जो है अलवण जल आपको पृथ्वी पर है। ठीक? कितना? तो 20 लीटर पानी में आपको 100 चम्मच जो 5 एमएल के चम्मच से आप प्रदर्शित किए हैं उस चम्मच में इतना ही 1 मग आपको जल है। तीसरा है कि मग से 30 चम्मच जल को काँच से किसी गिलास में डालिए। इससे जो है आप 30 चम्मच लेकर इसमें काँच में डालिए। यह क्या है? यह भौम जल के रूप में पाए जाने वाले उपयोग जल के रूप में मात्रा जो है जल की मात्रा के समान है। मतलब इतना ही 30 चम्मच ही आपको भौम जल में है। आगे है अंत में मग में से 1/4 जो 1/4 भाग है
चम्मच जल निकालिए। अब 1/4 जो निकालेंगे, यह विश्व की सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुछ जो है कुल लवण जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। ये इतना ही 1/4 1 चम्मच का 1/4 भाग जो है जो झीलों और नदियों में है, ठीक? इस प्रकार से समझाया गया आपको जल की जो बातें हैं, समझ में आ गई होगी कि 20 लीटर से टोटल जो है धरती पर 20 लीटर पानी है, उसमें 100 चम्मच ही जो है पानी आप अलवण जल है, अन्यथा सभी क्या लवण जल हैं। बाल्टी में बचा जल समुद्रों और महासागरों में उपस्थित लवण जल मतलब खारे पानी और आंशिक रूप से भौम जल के रूप में पाए जाने वाले जल को दर्शाता है। यह जल मानव उपयोग के लिए क्या है? उपयुक्त नहीं है। नहाने के मग में बचा जल उस जल को प्रदर्शित करता है कि हिमीकृत रूप में हिमनदों, ध्रुवीय बर्फ और पर्वतों की अस्थायी बर्फ में पाया जाता है। यह जल भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। जो हिमनद में पाया जाता है वो जल भी हमको आसानी से उपलब्ध नहीं है। देखिए यहाँ पर बुझो यह जानकर चकरा गया है कि हमारे उपयोग के लिए जल की मात्रा इतनी कमी है। पहली ने गणना करके बताया कि लवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है? 0.006% इतना ही है जो पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा जो अलवण है कि 0.006%। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे है, हमसे अधिकांश लोग जल को एक असीमित संसाधन मानते हैं। क्रियाकलाप में आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक मात्रा का आभास हुआ है। क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? इस विषय में अपनी कक्षा में चर्चा करिए। देखिए जल की अवस्थाएँ जो हैं क्या आपको डर है कि सतत उपयोग से किसी दिन उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त जल समाप्त हो जाएगा? आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतरता उपलब्धता जो है करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। कक्षा 6 में आपने पढ़ा भी था जल चक्र जो है कैसे होता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं पहले से ही। आप जानते हैं कि की जो है जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में आप जानते हैं कि ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों बर्फ मतलब छत्रक जो होता है बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों ग्लेशियर में पाया जाता है। किस अवस्था में? तो ठोस अवस्था में। और द्रव अवस्था में जल जो है महासागर, झीलों, नदियों अतिरिक्त भू तल के नीचे जो भौम जल जो इसको कहते हैं में पाया जाता है। और गैस अवस्था में देखेंगे तो आप गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जल वाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। आगे है जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। आप जानते हैं कि ना ही जल घटता है और ना ही बढ़ता है, तो ये स्थिर है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि समस्त मानव जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव का उपयोग करते हैं, ये जो है सभी जो इनका उपयोग करते हैं। क्या इस जानकारी से आपको कोई राहत मिलती है? तो आप जानते हैं से इसके आप जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो इससे आप जल की भी खपत जो है ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जल तो उतना ही है, तो जल की जो खपत अगर ज़्यादा हो रही है, जल उतना ही आपको मिल रहा है, ना घट रहा है, ना बढ़ रहा है, तो इससे समस्या होती है। लेकिन आप उसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, ये इस पर निर्भर भी करता है। क्या आपको जल चक्र से सम्मिलित प्रक्रम याद है? यहाँ पर आपको इसी की जो है ऐसे सहायता मिल सकती है। देख सकते हैं यहाँ पर बताया भी गया है कि क्रियाकलाप क्रियाकलाप में दिया गया है जल चक्र में सम्मिलित परिक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए परिक्रमों को सही शब्द लिखे। देख सकते हैं यहाँ पर जो दिखाया गया है पहला में क्या होगा? तो पहला ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पहला है, तो पहला भौम जल है, तो ये पहला क्या है? भौम जल। ये क्या है? भौम जल। दूसरा आपको यहाँ पर दिया गया है, ये वर्षा है। वर्षा जो वाष्प द्वारा होता है, ये देख रहे हैं वाष्पन हो रहा है। तीसरा है संघनन। तीसरा यहाँ पर आप ये संघनन की चित्र है, ये संघनित हो रहा है। और चौथा है
बादल का बनना यहाँ पर देख सकते हैं, बादल बन रहा है और वाष्पोत्सर्जन यहाँ पर हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है और वर्षा जो है नर्ज वाष्पो जो है वाष्पो वात्स मतलब बारिश जो है हो रही है। अब संघनन होने के बाद, बादल बनने के बाद जो है वाष्प जो है यहाँ पर बारिश हो रही है और संयन अंतर अ, अदतन तो यहाँ पर जो छठा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर बारिश होने के बाद यहाँ पर पूरा हरा-भरा हो गया है और फिर जो है बारिश होने की संभावनाएँ 7वाँ में आपको दिख रहे हैं। ये क्या है? बारिश हो रही है। वर्षण श्रवण जो है यहाँ पर श्रवण के रूप में यहाँ पर दिख रहा है, मतलब बारिश हो रही है। ठीक? ये चक्र के माध्यम से आपको पहले भौम जल है, भौम जल फिर ऊपर गया, ऊपर संघनित हुआ, बादल बना, बादल फिर बारिश हुआ, बारिश यहाँ पर हुआ, फिर जो है ये ऊपर की ओर गया, ये जो है चक्र चलते रहता है। अधिकांश शहरों और नगरों की अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था होती है, जो नागरिक निकायों द्वारा संचालित होती है, ठीक? यहाँ पर समझ सकते हैं। जल को आसपास की किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लाया जाता है। जल जो है इन सब चीज़ों से लाए जाते हैं, ठीक? आगे है जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में बिछाए जाल द्वारा पूर्ति किया जाता है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती है। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे उसके स्रोत से ही प्राप्त करते हैं। प्रायः यहाँ जो है प्रायः लोग जो होते हैं लोगों यहाँ तक कि बच्चों को जल लाने के लिए उन जो है उसके स्रोत तक पैदल जाना पड़ता है, जो तालाब जाते हैं, जो नदी जाते हैं, इस प्रकार से। कभी-कभी जल स्रोत कई किलोमीटर की दूरी पर होता है। चित्र में भी दिखाया गया है कि बच्चे जो हैं कैसे अपने घड़े में पानी भर के ले जा रहे हैं। बच्चों के लिए जल ढोने का यह कार्य अत्यधिक क्या होता है? कष्टकारी होता है। ऐसे बच्चे प्रायः नियमित रूप से यहाँ पर देख सकते हैं महिलाएँ कैसे जल लेकर आती हैं लाते हैं। मैं यहाँ पर सोचा जा रहा है कि महिलाओं को अनेक घरेलू कार्य करने पड़ते हैं। यदि उन्हें जल भी भर कर लाना पड़े, तो उनके काम का बोझ और भी बढ़ जाता है, महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर बच्चे लाते हैं, से विद्यालय नहीं जा पाते हैं। इससे क्या होता है विद्यालय बच्चे नहीं जा पाते, पानी जो लाते हैं दूर-दूर से। क्योंकि उनके स्रोत से जल लाने में ही बहुत समय लग जाता है। उन्हें स्रोत से जल लाने में बहुत समय लग जाता है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंपों से प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है? तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भौम जल है। यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें, तो हमें वहाँ की मृदा क्या होती है? आर्द्र मतलब नम मिल सकती है। मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करती है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चले जाएँ, तो हम उस स्तर तक पहुँच सकते हैं, जहाँ मृदा के कणों के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान, अवकाश और चट्टानों के बीच के स्थान से जल भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? भौम जल स्तर कहलाती है। जो ऊपरी जो सीमा होती है जहाँ पर जल है उसी को हम क्या बोलते हैं? भौम जल स्तर कहते हैं। भौम जल जो स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होता है और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है। भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। जो भौम जल के स्तर के नीचे पाया जाएगा जल, वो क्या कहलाएगा? भौम जल कहलाएगा। इस भौम जल का स्रोत क्या है? तो यहाँ पर जो है भूमि में जो है बारिश होती है, जो नदी है, तालाब है, ये सब उनके स्रोत होते हैं। वही यहाँ पर लिखा गया है, वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। जो रिक्त स्थान होता है, जो दरार होता है, उसको रिसकर भर दिया जाता है। कैसे? तो नदी, तालाब, वर्षा से। भूमि में जल का रिसाव अंतः संयंदन कहलाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलों मतलब चट्टानों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारों को जलभर कहते हैं। जो जल संचित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जलभर कहते हैं। जलभरों के जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है।
ये देख सकते हैं हैंडपंप लगा हुआ है, पुनः जो है जलपूर्ति बारिश के द्वारा हो रही है, भूम जल है और यह जो संग्रहित है ये हैंडपंप के द्वारा निकाल लिया जाता है जो आपको खेतों में बारिश नहीं हो रहे तो सिंचाई के लिए यहाँ पर नदी झील जो देख रहे हैं भौम जल के जो है नदी झील से भी भौम जल की पूर्ति होती है। ये क्या है जल भर जहाँ पर जल अधिकतर है, ये क्या है भौम जल है। ये जल स्तर है जो भौम जल और भौम जल का ये जल स्तर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे, क्या आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं? क्या आप जो है ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ निर्माण कार्य चल रहा हो? श्रमिकों को निर्माण के लिए जल कहाँ से मिलता है? आपने शायद देखा होगा कि ऐसे स्थानों पर भौम जल स्तर पर पहुँचने के लिए सछिद्रन मतलब बोरिंग की जाती है। वहाँ कार्य करने वाले लोगों से मालूम कीजिए कि उन्हें जल पाने के लिए कितनी गहरी खुदाई करनी पड़ती है। 80 से 90 मीटर जो है गहरी खुदाई जहाँ पर पानी के लिए वहाँ पर हैंडपंप जो लगाया जाता है, पंप जो लगाया जाता है, बोरिंग जो लगाई जाती है, उसमें किया जाता है गहराई में। क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने में भौमजल स्तर का क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। भौमजल स्तर घटता है। देखिए आगे है भौमजल स्तर का अवक्षय। भूमि के नीचे से निकाले गए भौमजल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा जल के अवस्थ क्या है अव अवस्त्र वन मतलब रिसाव जिसको बोलते हैं द्वारा हो जाती है। भौमजल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता है जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितना प्रकृति द्वारा जो है रकमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। ये तथापि जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौमजल स्तर क्या होता है नीचे चला गर्मी के दिनों में देखते होंगे कि भौमजल स्तर नीचे चला जाता है, पानी उतना नहीं आता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों आदि भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है जो भौम जल स्तर को नीचा कर सकता है। बारिश अगर नहीं होती है तो ये नीचे चली जाती है। भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं जो हैं वन वन आरोपण मतलब वनोन्मूलन जो होता है, वन आप ज़्यादा लगाइए और जल के अवस्त्रवन के लिए प्रभावित कम क्षेत्र जो है क्षेत्र में कमी लाना। अब आगे है जनसंख्या प्रसार। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों, सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि या उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है। इसके कारण जो है भूमि में वर्षा जल के अवस्थवन की दर कम हो जाती है। यदि खुले क्षेत्रों में इसी तरह की कमी होती रही तो इसका क्या होगा? इसका क्या परिणाम होगा? तो याद रखिए कि पक्के फर्श से जल आसानी से क्या होता है? अवस्त्रवित नहीं मतलब नीचे नहीं जाता है। जबकि घास के बगीचों, मैदानों आदि से जल क्या होता है? तुरंत जो है अवस्त्रवित हो जाते हैं। यही नहीं निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रायः भौम जल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एक और हम अधिक भौम जल का उपयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के अवस्त्रवन के अवसर कम कर रहे हैं। इसके कारण भौम जल स्तर का निरंतर अवक्षय हो रहा है। वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से अत्यधिक निम्न स्तरों पर पहुंच गया है। आगे है बढ़ते हुए उद्योग। जल का उपयोग उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं न कहीं जो है जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है। जो भी उपयोग किया जाता है जल वो कहाँ से निकलता है? तो भूमि से निकलता है। आगे है क्रियाकलाप में दिया गया है कि ऐसे कुछ उद्योगों का नाम बताइए जिनके आप परिचित हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले इनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों की एक सूची बनाइए। अपने शिक्षक-शिक्षिका से माता-पिता के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं जो उद्योग में लाए जाते हैं, रिफाइनरी में देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो
कि पेप्सी बनाते हैं, कोको कोला बनाते हैं, इसमें जो है जल का उपयोग जो भी होता है भौम जल से किया जाता है। बड़े-बड़े कारखानों में जो है भूमि का जो है पानी का उपयोग किससे भौम जल से आप कर लेते हैं। तो यहाँ पर इससे उसकी कमी आती है। देखिए आगे है कृषि कार्य। भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। अतः किसानों को सिंचाई के लिए भौम जल का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौम जल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप भौम जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। जल का वितरण अब आगे है जल का वितरण। अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत असमानता है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वह जल में समृद्ध है। इसके विपरीत रेगिस्तान है जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। भारत बहुत विशाल देश है आप जानते हैं जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है तो कुछ स्थानों पर क्या होता है बहुत ही कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से प्रायः बाढ़ आ जाती है, तो जबकि वर्षा की कमी से क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। अतः हमारे देश में एक ही समय में जो है पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ क्षेत्रों में सूखा हो सकता है। क्रियाकलाप में दिया गया है हमारे देश के कुछ जो है औसत वार्षिक वर्षा विवरण चित्र में दिखाया गया है। मानचित्र में उस स्थान को ढूँढिए जहाँ आप रहते हैं। क्या आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है? क्या आपके क्षेत्र में वर्षा जो है वर्ष भर पर्याप्त जल उपलब्ध होता रहता है, क्षेत्र में वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है। यह भी संभव है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हों जहाँ वर्षा तो पर्याप्त होती है, फिर भी जल की कमी रहती है। क्या हम कह सकते हैं कि यह जल संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो क्षेत्र में दिखाया गया है कि वर्षा जल जहाँ 400 से ज़्यादा होता है, जहाँ 200, जहाँ 100, जहाँ 60, जहाँ 0 से 20 ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र 0 से 20 है, ये क्षेत्र लेह लद्दाख का क्षेत्र है। यहाँ पर बारिश हो रही है जो आपको किसी तरह से पंजाब से होते हुए हरियाणा, दिल्ली होते हुए आपको यूपी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा इन सब क्षेत्रों में बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में देख सकते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम यहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर भी बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है कहाँ पर हो रही है? तो असम असम, अरुणाचल प्रदेश ये देख रहे हैं क्या है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, कुछ क्षेत्र जो हैं बांग्लादेश के जो कुछ क्षेत्र यहाँ पर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं। ऊपर में आपको सिक्किम मिल रहा है तो यहाँ पर भी बारिश 100 से 200 होती है सेंटीमीटर। यहाँ पर देख रहे हैं ये क्षेत्र जो आपको दिख रहा है ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन उत्तर प्रदेश इन सब क्षेत्रों का उत्तराखंड ये सब क्षेत्रों में जो है 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप केरल और केरल और पश्चिमी अरब के जो क्षेत्र हैं पश्चिम घाट जो हैं यहाँ पर अधिक बारिश हो रही है कितना तो 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो रही है ठीक। ये अंडमान निकोबार द्वीप है, श्रीलंका है, यहाँ पर आप लक्षद्वीप भारत का देख सकते हैं यहाँ पर भी बारिश धीमी धीमी होती है जो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं ठीक। यहाँ पर देखिए आभार है ये भारत सरकार द्वारा 2007 में लिखा गया है ये चित्र जो भारत का वर्षा मानचित्र है। अब है जल प्रबंधन। यहाँ पर आपने पढ़ा भी पहले है कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक न पहुँच पाए। आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिसकर बह जाता है। यह नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जाए। देखिए कुप्रबंधन अथवा बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है। हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं। त्रुटिपूर्ण टोंटियों से जल रिसाव उसकी बर्बादी का एक अन्य स्रोत है। उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भविष्य में हमें जल की आवश्यकता नहीं होगी।
हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है, उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। वह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भौमजल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, जिसके बारे में आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, कैसे हम जल का संग्रहण करते हैं। यह मालूम कीजिए कि क्या आपके आसपास के जो हैं किसी इमारत में जल संग्रह तंत्रों को लगाया गया है, जो टंकी आप लगाते हैं। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल का पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने का जो है प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका था। समय के साथ बावड़ियों का रखरखाव बंद कर दिया गया, जिनसे इन जलाशयों में धीरे-धीरे गाद जमा होती गई। तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों में लोगों को इस प्रकार की तकनीकों पर पुनः विचार करना पड़ा। बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। जिन स्थानों में बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है, वहाँ कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन भली-भाँति हो रहा है। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। असंभवतः आपने बूंद मतलब ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था के बारे में सुना होगा। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है, व्यवस्था में कम व्यास से पाइपों द्वारा पौधों की पानी देने की तकनीक है, जो सीधे उनके जड़ों तक जल पहुँचती है। देखिए, एक केस का अध्ययन यहाँ पर किया गया है कि गुजरात के कच्छ के भोजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। वहाँ पर ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल ही है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता है। पिछले वर्षों में जल की मांग बढ़ गई है। भौम जल का उपयोग पुनः पूर्ति होने वाले जल से कहीं अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे गिरता चला गया है। वर्ष 1989 में ग्रामवासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया। जो यहाँ पर है, रुक्मावती नदी और उसकी अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक डैम मतलब बंध बनाए गए। इस तरह एकत्रित किए गए जल से मृदा है में अंतर्श्रवण की दर को बढ़ा दिया, जिससे जल भरों की पुनः पूर्ति हो गई। इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार अब कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है, और जो जल बहकर समुद्र में चला जाता था और व्यर्थ हो जाता था, अब सिंचाई के लिए क्या है, उपलब्ध हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे ड्रिप द्वारा जो है ये पाइप लगा हुआ है, ये जो है छोटी-छोटी बूंदों के द्वारा जल पहुँचाया दिया दिया जाता है, जो जड़ में पौधों के जड़ में। आप देखिए, आपकी भूमिका क्या होगी? तो क्या आप कभी अपने घर, विद्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बहता देखकर उसे बंद करते हैं? रिसते हुए नलों से बहुत सा जल व्यर्थ बह जाता है। जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं। आइए आपकी सहायता के लिए कुछ अन्य जो है उदाहरण यहाँ पर विचार करते हैं। आप इनमें और कई जो है तरीके जोड़ सकते हैं। देखिए, जल बचत की आदतें जो है मंजन ब्रुश करते समय जो है नल को लगातार खुला ना रखें। फर्श की धुलाई करने के बजाय उस पर पोछा लगाएँ। और बहुत कुछ लग सकते हैं, जो बाथरूम जाते हैं तो पानी बहते हुए ना छोड़ें। जो आप नहाने जाते हैं तो नहाने में आप बहुत सारे जल का उपयोग करते हैं, उसमें आप कमी कर सकते हैं। पाद यहाँ पर आगे है पादपों पर जल की कमी का प्रभाव क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि गमले के पादपों पौधों को यदि कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए तो क्या होगा? वो मुरझा जाता है और अंततः सूख जाते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा था कि पादपों को अपना भोजन तैयार करने के लिए मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि यदि पादपों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा, तो उसका क्या परिणाम होगा? पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पादपों के न रहने पर परिणाम क्या होता है? यह होगा कि पृथ्वी पर ना ही पर्याप्त भोजन होगा, ना ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगा, ना ही पर्याप्त वर्षा होगी, और इनसे संबंध अनेकों जो हैं समस्याएँ उत्पन्न हो जाएगी। अब देखिए, एक सफल प्रयास राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तित
कर दिया। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियाँ अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगिनी और जहाजवाली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। यहाँ पर आगे भी है, हमारा जल हमारा जीवन। हमारा जल क्या है? हमारा जीवन है। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपको बहुत ही जल के बारे में जो व्यवस्थाएँ हैं उसके बारे में बताया, कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर बताए गए। ये प्रमुख शब्द हैं जल भर, क्षय, बूंद सिंचाई व्यवस्था, भौम जल, अंतर संयंदन, पुनः पूर्ति, जल संग्रहण, भौम जल स्तर और लवण जल, ये सब जो है शब्द यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपने क्या सीखा? तो जल सभी सजीव जीवों के लिए अनिवार्य है। इसके बिना जीवन क्या है? संभव नहीं है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। यद्यपि जल जो है चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों में जो है उपयोग योग्य जल की कमी है। विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण असमान है। ऐसा बहुत कुछ मानव क्रियाकलापों के कारण भी है। उद्योगों की तेज़ी में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएँ और कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ जो है कारण हैं। हमें पादपों द्वारा जल आपूर्ति के समय भवनों और अन्य स्थानों में रिसते नलों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भौम जल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि में जल की पुनःपूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। समय की मांग है कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययता से करे। यदि भौम यदि पौधों को कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। ये आप जानते हैं। यहाँ पर प्रयास में जो कुछ दिए गए हैं ये आप बना लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। यहाँ पर देख सकते हैं, क्या आप जानते हैं? कोठापल्ली गांव के समीप जल संभर प्रबंधन परियोजना द्वारा जल प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। परियोजनाओं के नाटकीय परिणाम आए हैं। भौमजल स्तर बढ़ गया है, हरित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप जो है इस उपबंजर क्षेत्र में उत्पादकता और आय की आशातीत वृद्धि हुई है। इस प्रकार ये चैप्टर आपको कैसा लगा आप बताएँगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर था, जो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।